विक्रांत की पत्नी मुंहफट बदतमीज थी। विक्रांत साइकिल पर फेरी लगाकर गुजारा करता था। कभी मजदूरी कर लेता तो कभी साइकिल पर जाकर गांव-गांव मोहल्ले मोहल्ले में बच्चों के खाने का सामान बेचता। आरती हमेशा विक्रांत को उसकी गरीबी के ताने दिया करती थी। विक्रांत ने बहुत समझाया, आरती अपनी जबान को लगाम दिया करो, तुमने हर रोज का तमाशा बनाया हुआ है। मैं थक हार कर घर आता हूँ और आते ही तुम्हारी बकवास सुनने को मिलती है। आरती चाय बना रही थी। आरती ने विक्रांत को गाली दी और फिर चाय का भिगोना उठाकर साइड में फेंक दिया। विक्रांत को बहुत गुस्सा आया, डंडा उठाया और आरती को मारने लगा। आरती रोते हुए बोली, मार लो जितना मारना है, एक दिन सबका चुन चुन कर हिसाब लूंगी। विक्रांत दिमागी मरीज होने लगा था। आरती उसको मेंटली बहुत डिस्टर्ब करती थी। विक्रांत साइकिल लेता और दिहाड़ी लगाकर देर रात तक बाहर किसी सड़क के किनारे बैठा रहता, क्योंकि वो जानता था घर जाएगा तो आरती की बकवास सुननी पड़ेगी। वो आरती से तलाक ले लेना चाहता था, लेकिन जब छोटी छोटी 3 बेटियों की तरफ देखता तो खामोश हो जाता। आरती को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेटियां अभी छोटी छोटी हैं। अगर विक्रांत ने गुस्से में तलाक ले ली तो क्या अंजाम होगा, वो तो विक्रांत ही जानता है। देर रात घर आता, देखता बेटियां सो चुकी है, चुपके से खाना खाता और सो जाता। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? घर ऐसे तो नहीं बसाए जाते ना, रिश्ते यूं तो नहीं निभाए जाते। जरूरी नहीं होता हर बार मर्द ही दरिंदा हो, जरूरी नहीं है हर कयामत के पीछे मर्द का ही हाथ हो। आरती विक्रांत को पागल समझती थी। एक रात विक्रांत सो रहा था कि अचानक आरती ने विक्रांत का गला दबा दिया। आरती विक्रांत को जान से मार देना चाहती थी। वो अजीब सी हालत में थी। विक्रांत कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर शादी के 6 साल बाद अचानक आरती को ऐसा क्या हो गया कि वो विक्रांत को जान से मार देना चाहती थी। विक्रांत आरती के पांव पकड़कर रोने लगा। आरती, तुमको ऊपर वाले का वास्ता है, आरती प्लीज अपने घर को बसा लो। जरा उन छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखो, उन मासूमों का क्या कसूर है? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम जब मुझसे झगड़ा करती हो तो बेटियां सहन सी जाती है। आरती चिल्लाकर कहने लगी, देख विक्रांत, तूने मुझसे शादी की है, मैं ये गुर्बत की जिंदगी नहीं जी सकती। मेरी तो तुमको परवाह ही नहीं है। साइकिल लेकर जाते हो और रात को सिर्फ 300 रुपये कमा कर लाते हो। 300 रुपयों से क्या होता है? मुझे रोज का 1000 रुपये चाहिए। विक्रांत ने सर पकड़ लिया। आरती, ऐसे घर आबाद नहीं होते जैसे तुम करती हो। ऐसे तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें ऊपर वाले का वास्ता, कुछ तो सोचो। आरती विक्रांत से अपने पैर छुड़ाकर कमरे से बाहर चली गई। खैर, वक्त इसी तरह गुजरता रहा। बड़ी बेटी अब 16 साल की हो गई थी, जिसका नाम मधु था। 2 बहन मधु से छोटी थी। आरती जब शॉपिंग करने के लिए बाजार जाती तो वहां एक आदमी से प्यार करने लगी, जो देखने में कोई बाजारी गुंडा लगता था। आरती उससे फोन पर बात करने लगी। बड़ी बेटी मधु ने एक दिन कहा, माँ, पापा को पता चलेगा तो पापा आपको बहुत मारेंगे। आरती ने मधु को पास बिठा लिया और समझाने लगी, बेटी, मैं सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रही हूँ। वो आदमी बहुत पैसे वाला है, उससे शादी कर लूंगी तो तुम लोगों की जिंदगी बन जाएगी। मधु इतनी समझदार नहीं थी, बस माँ की बात सुनकर खामोश रही। जब विक्रांत साइकिल लेकर फेरी पर चला जाता तो आरती मधु को भी साथ लेकर उस आदमी के घर चली जाती। उससे बातें करती, होटल से खाना मंगवाती, अय्याशी करती। मधु को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर ये बात एक दिन विक्रांत तक जा पहुंची। विक्रांत ने आरती को बहुत मारा। क्यों मेरी बेटियों की जिंदगी नर्क करना चाहती हो तुम? जब विक्रांत आरती को मार रहा था तो बेटियां भी विक्रांत के खिलाफ खड़ी हो गई। पापा, आप हमारी माँ को क्यों मारते हो? माँ ने बेटियों को बातों ही बातों में अपने साथ कर लिया था। विक्रांत बेटियों की तरफ देखकर बोला, मेरी बच्चियों, क्या हो गया है तुमको? आरती जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। विक्रांत को धमकी देने लगी, अगर इतना ही बड़ा मर्द है तो रुक, मैं दिखाती हूँ अब तुमको। तुम्हारा बहुत जुल्म सह लिया मैंने। आरती ने मोबाइल निकाला और उस आदमी को फोन किया जिसके साथ इश्क लड़ा रही थी। रोते हुए बोली, मुझे इस कुत्ते ने बहुत मारा है, मुझे ले जाओ यहाँ से आकर। विक्रांत खामोश था। मोबाइल, वो भी इतना महंगा, कहाँ से लिया? साथ ही वो ये भी समझ चुका था अब पानी सर से ऊपर जा चुका है।
वो आदमी बड़ी गाड़ी लेकर आया और साथ ही कुछ मूंछों वाले बदशक्ल गुंडे भी थे। आरती उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगी। उस आदमी का नाम अजय था। अजय ने आरती का हाथ पकड़ा। विक्रांत पुराने फटे कपड़े पहने हुए अपनी टूटी हुई साइकिल के पास खड़ा था। आरती ने कहा, इस कुत्ते को अभी और इसी वक्त मार दो। पहले अजय ने लड़की को इशारा किया, पकड़ लो इस कमीने को। फिर वो सब विक्रांत को मारने लगे। विक्रांत को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून बहने लगा। फिर आरती विक्रांत को बालों से पकड़कर कहने लगी, देख लिया मुझे मारने का अंजाम। विक्रांत ने बेटी की तरफ एक नजर देखा, फिर बेहोश हो गया। आरती बहुत खुश थी। बेटियों को साथ लिया और अजय के साथ चली गई। मोहल्ले वालों को पता चला, वो आए। उन्होंने विक्रांत को संभाला। विक्रांत रो रहा था और लोगों से कह रहा था, मेरी बेटियां बर्बाद हो जाएगी, प्लीज उन्हें बचा लो। लोगों ने समझाया, वो अपनी माँ के साथ अपनी मर्जी से गई है। विक्रांत बेहाल था। इधर आरती अजय के साथ बेंगलोर में जा बसी। अजय का ये आलीशान घर क्या खूबसूरत है। गाड़ियां, पैसा, सब कुछ मिल गया था आरती को, जो वो चाहती थी। वो जाहिल औरत पैसे के अलावा और कुछ नहीं जानती थी। आरती ने अजय से शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। मधु अब 19 साल की हो चुकी थी। लेकिन यहाँ बात ये भी थी कि अजय अपनी दरिंदगी दिखाने लगा था और जब भी मौका मिलता तो मधु को हाथ लगाता, उसको बुराई की तरफ खींचता। मधु अब बच्ची नहीं थी, बड़ी हो चुकी थी। छोटी बहन भी जवान हो चुकी थी। अब आरती नए नए महंगे कपड़े पहनती और खूब पैसा उड़ाती, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता शराब भी पीने लगी। अब वो औरत से हैवान बनती जा रही थी। मधु ने एक दिन बताया, माँ पापा मेरे साथ गलत हरकत करते हैं, आप समझाओ ना उनको। आरती मुस्कुराकर बोली, बेटी वो पापा हैं तुम्हारे, ऐसा कुछ मत सोचा करो उनके बारे में। अजय एक दिन शराब के नशे में धुत था कि छोटी बेटी को जबरदस्ती छेड़ने लगा। आरती ने भी सब कुछ देख लिया था, लेकिन सगी माँ होकर भी खामोश रही। ये देखकर अजय का हौसला और भी बढ़ गया और एक दिन मधु की इज्जत को भी तार तार कर दिया। मधु रो रही थी, हे भगवान हमारे साथ ये जुल्म क्यों हो रहा है, हमें वापस अपने पापा के पास जाना है। लेकिन माँ दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। इधर छोटी बेटी मधु के गले लगकर रोने लगी, दीदी मम्मी मुझे 10 लाख रुपयों में बेचने वाली है, मुझे बचा लो। मधु बेबस थी, वो क्या करती बेचारी, अपनी सगी माँ ही दुश्मन थी। आरती कमरे में अपनी छोटी बेटी को कहने लगी, तैयार हो जाओ और चुप रहना, समझी। छोटी बेटी ने माँ के पैर पकड़े, मम्मी आप हमारी माँ हैं, ऐसा ना करें हमारे साथ। आरती मुस्कुराने लगी, आजकल कोई माँ नहीं होती, जैसा मुझे अजय कहेगा मैं वैसा ही करूंगी। जा अब तैयार हो जा जाकर। मधु ने माँ का रास्ता रोका, माँ ऊपर वाले से तो डरो, मौत को क्यों भूल गई हो तुमको सिर्फ दुनिया में ही नहीं रहना, उस ईश्वर को भी मुंह दिखाना है। चंद पैसों की खातिर अपनी बेटी को नीलाम कर रही हो। आरती ने मधु के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, बकवास न कर, तुम्हारा भी इलाज करूंगी। छोटी बेटी को 10 लाख रुपयों में बेच दिया। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, उसे एक लड़का प्यार करता था। उसने उसे जब सारी बात बताई तो वो लड़का मधु की मदद से उसको रातों रात घर से भगा कर ले गया। जब ये बात आरती को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने मधु को बहुत मारा, जुल्म की सारी हदें पार कर दी। आरती माँ नहीं, एक चुड़ैल औरत थी। जब छोटी बेटी हाथ से निकल गई तो अब वो मधु को बाजारों में ले जाकर बेचने लगी। अजय पैदाइशी एक खानदानी दलाल था। मधु हर रोज माँ के हाथों दरिंदों के सामने फेंकी जाती। मधु ऊपर वाले से रो रो कर प्रार्थना करती थी, हे ऊपर वाले मुझे बचा ले, हे ईश्वर मेरी मदद कर। मधु को जब सगी माँ बेचकर घर आती तो मधु उस मर्द को कहती, मैं सारी रात के लिए अब तुम्हारी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। वो एक कोने में जाकर ऊपर वाले से माफी मांगती कि हे भगवान मुझे माफ कर देना। कुछ मर्द तो वक्त दे देते थे और कुछ नोच डालते थे। आरती बेटी के जिस्म के हर रात 10,000 रुपये वसूल करती और सोने के कंगन पहनकर अजय के साथ अय्याशी करती। एक रात कॉलेज के कुछ लड़कों ने मधु को खरीदा। रात को मधु जब सामने आई तो उनसे कहने लगी, मुझे थोड़ा वक्त दो। ये कहते ही मधु रोने लगी। सब लड़के मधु से पूछने लगे, क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम धंधा क्यों करती हो, तुम्हारी उम्र अभी कितनी कम है, आखिर तुम क्यों रो रही हो।
लड़के समझ रहे थे कि ये मजबूर है। एक लड़के ने बहन कहकर पुकारा और पूछा, बताओ क्या माजरा है। मधु रोने लगी, मेरी माँ मुझसे जबरदस्ती ये सब करवाती है। मधु ने लड़कों को सब कुछ बता दिया। उन लड़कों में से एक लड़का जो नया नया पुलिस में भर्ती हुआ था, उसने मधु को तसल्ली दी, तुम घर वापस जाओ, हम सब देख लेंगे। लेकिन मधु घर नहीं जाना चाहती थी। रोते हुए बोली, मेरी छोटी बहन को बचाओ, मेरी माँ मेरी छोटी बहन को भी किसी दूसरे देश में बेचना चाहती है। मधु को सबने तसल्ली दी, पुलिस को कॉल भी कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अजय और आरती मधु की सबसे छोटी तीसरी बहन को लेकर घर से निकल चुके थे। इधर अजय ने आरती के साथ धोखा किया। उसने कुछ ड्रग्स आरती के बैग में छुपा दिए और खुद एयरपोर्ट से रिश्वत देकर निकल गया। इधर जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो मधु की छोटी बहन को लेकर घर से सिंगापुर के लिए निकले हैं। मधु की छोटी बहन के गायब होने की रिपोर्ट सिंगापुर के एयरपोर्ट पर भी लिखवा दी गई। उसका फोटो हर जगह भिजवा दिया गया। जैसे ही आरती, अजय और उनकी छोटी बेटी सिंगापुर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो चेकिंग के दौरान आरती ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई। आरती हैरान थी, ये कैसे मेरे बैग में आ गए। ये देखकर अजय भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे तुरंत पकड़ लिया। इधर मधु की बहन की फोटो हर जगह भेज दी गई थी, इसलिए आरती और अजय पर 2 केस बना दिए गए और इंडिया वापस लाकर कानून के मुताबिक उन दोनों को सजाए मौत सुना दी गई। जब मधु की छोटी बहन को वापस घर भेजने लगे तो आरती चीख चीख कर रोने लगी, ये मेरी बेटी है, बस एक बार मुझे मेरी बेटी से गले मिलने दो। बेटी ने माँ के माथे पर बोसा किया और कहने लगी, माँ अब तो आपसे भगवान ही हिसाब लेंगे मेरा। लड़की वापस अपने घर आ गई। आते ही मधु के सीने से लगकर बहुत रोई थी। पुलिस की मदद से उनके सगे बाप विक्रांत और मधु की दूसरी बहन को तलाश किया गया। मधु बाप के घर गई, दरवाजा खटखटाया। उसके पापा ने दरवाजा खोला। विक्रांत ने जब देखा कि उसकी बेटियां वापस आ गई है तो उसने अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा, मेरी लाडली बेटियां आ गई हैं। तीनों बेटियों ने पापा के सीने लगकर सारी कहानी सुनाई। विक्रांत बहुत रोया और उसने तीनों बेटियों के सर पर हाथ रखा। विक्रांत ने दूसरी शादी कर ली थी। वो बहुत अच्छी नेक दिल औरत थी। उसने विक्रांत को संभाला था, घर को बसाया था। जो घर कभी कच्चा था आज वो मकान पक्का हो चुका था। उस घर में सुकून ही सुकून था। दूसरी तरफ आरती को अजय से बदबू आने लगी थी। अब वो चीख चीख कर रोती थी और अपने सर के बाल तक नोचने लगी थी। ऊपर वाले से माफी मांगती, मुझसे ये कैसा गुनाह हो गया। वो कभी मधु को आवाज देती, कभी अपनी छोटी बेटियों को, तो कभी विक्रांत की बातें याद करती। वो रो रो कर ऊपर वाले से माफी मांगती और फिर उन दोनों को आखिरकार फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आरती और अजय की लाश को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया। दोस्तों, जानते हो उसमें कसूर किसका था? आरती के माँ बाप की सोच थी कि आरती को पढ़ा लिखा कर क्या करना है। आखिर करने तो बच्चे ही पैदा हैं, न पढ़ाई न लिखाई कुछ नहीं। अगर मर्द अनपढ़ जाहिल हो तो एक घर तबाह करता है और अगर औरत अनपढ़ जाहिल हो तो कई नस्लें तबाह करती है। आरती को हराम हलाल का फर्क मालूम ही नहीं था। औरत निभा करे तो कांटों पर चलकर भी निभा कर सकती है। औरत की हैवानियत और कम अकली से मुझे अब डर लगने लगा है। आज एक सगी माँ को अपनी बेटियों को बर्बाद करते देखकर मेरी रूह कांप गई। ये कोई अफसाना या कहानी नहीं है, सच्ची दास्तां है। अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाएं, वरना आरती की तरह हैवान बनेगी। हराम हलाल भूलकर अपने ही पेट में रखकर जिसको जिंदगी दी हो उनका ही सौदा कर देगी। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।